मैं नरेंद्र कुमार शर्मा, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय छात्रों, गत 2 व्याख्यानों में हमने विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन के विषय में चर्चा की। इन व्याख्यानों के माध्यम से हमने आपके साथ इस बात को साझा किया कि ये सम्मेलन किन समस्याओं को लेकर आमंत्रित किया गया था, इस सम्मेलन के सम्मुख कौन कौन सी महत्वपूर्ण समस्याएं थीं जिन्हें इसे सुलझाना था। फिर दूसरा विषय था इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के विषय में। हालांकि टर्की को छोड़कर यूरोप के प्रत्येक देश ने इसमें भाग लिया था, लेकिन भूमिका के दृष्टिकोण से जो भूमिका इंग्लैंड के प्रतिनिधि ने, प्रसा के प्रतिनिधि ने, ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि ने, फ्रांस के प्रतिनिधि ने निभाई, वो अन्य प्रतिनिधियों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसी कारण से जो प्रमुख 4-5 देश थे, उन देशों के प्रतिनिधियों की भूमिका इस सम्मेलन में बहुत ज़्यादा व्यापक और महत्वपूर्ण थी। फिर तीसरी जो बात थी वो था किन सिद्धांतों को लेकर इस सम्मेलन में कार्य किया गया। उसके विषय में हमने बताया कि भी एक तो वैधता का सिद्धांत था, एक पुरस्कार और दंड का सिद्धांत था, और एक यूरोप में शक्ति संतुलन स्थापित करने का सिद्धांत था। तो इन सिद्धांतों के आधार पर वियना कांग्रेस में निर्णय लिए गए। जहाँ तक वियना कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली थी उसके विषय में अगर चर्चा की जाए तो जब हम विहंगम दृष्टि डालते हैं वियना सम्मेलन की कार्यवाही पर, उसकी कार्य प्रणाली पर, तो हमें ये दिखाई देता है कि इस सम्मेलन की जो कार्य प्रणाली थी, कार्य पद्धति थी, वो बेइंतहा ज़्यादा दोषपूर्ण थी। इस सम्मेलन में जिस ढंग से कार्य किए जा रहे थे वो बहुत ही अस्त व्यस्त और हौच पौच से युक्त थे। सम्मेलन के अंदर ना कोई विधिवत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था और ना ही उस प्रस्ताव पर किसी प्रकार के मतदान की कोई व्यवस्था थी। जो गंभीर से गंभीर भी विषय होते थे वो खाने की टेबल पे, संगीत की महफिल में और सम्मेलन के साधारण चर्चाओं में तय कर लिए जा रहे थे। जिन भी देशों के विषय में निर्णय लिए जा रहे थे उन देशों की जनता की और वहाँ के प्रतिनिधियों की कोई राय भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती थी, ली ही नहीं जाती थी, और ली भी जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। और
ना ही उन देशों के लोगों के हितों का ध्यान रखा जाता था। चार जो महत्वपूर्ण बड़े देश थे, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, रूस और प्रसा, ये पूरे सम्मेलन में अपने अपने हितों की पूर्ति करने में लगे हुए थे। इनका सम्मेलन के अंदर सिर्फ एकमात्र ध्येय था, लूट के माल में अधिक से अधिक हिस्सेदारी या लूट के माल का अधिक से अधिक भाग को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। ये जो चारों देश थे, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड, ये चारों गुप्त रूप से बैठक करके जो तय कर लेते थे उसे कांग्रेस के अन्य प्रतिनिधियों से एक्सेप्ट करा लिया जाता था, स्वीकार करा लिया जाता था। तो इस प्रकार से जो कार्य प्रणाली थी वो पूरी के पूरी तरीके से बिस्मार्क, कैसलरे, इन पर आधारित थी। जो प्रसा का था फ्रेडरिक विलियम और रूस का अलेक्जेंडर। तो ये जो चार प्रतिनिधि थे ये बड़े महत्वपूर्ण हो गए थे इसमें। इस सम्मेलन में जो प्रादेशिक व्यवस्था थी वो प्रमुख चीज थी। किस प्रकार राष्ट्रों की सीमाएं निर्धारित की जाएं, फिर देशों का किस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए। तो इस दृष्टि से जो महत्वपूर्ण निर्णय इस सम्मेलन के द्वारा लिए गए अथवा वियना कांग्रेस में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, तो हम यहाँ देशों के हिसाब से सिलसिलेवार इन निर्णयों का चर्चा आपके सम्मुख करते हैं। सर्वप्रथम फ्रांस, जो इस सम्मेलन के आहूत होने का बड़ा कारण था या जिसे दोषी माना गया था यूरोप की व्यवस्था को भंग करने का, उसकी बात हम करेंगे। फ्रांस की क्रांति के उपरांत हम देखते हैं कि नेपोलियन ने फ्रांस के लिए यूरोप के बहुत से हिस्सों को प्राप्त कर लिया था, उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब फिर से इस सम्मेलन के द्वारा ये तय कर दिया गया कि जो सीमाएं फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की थी, फ्रांस को वापस से उन्हीं सीमाओं पर लौटना पड़ेगा। और ये भी तय कर लिया गया कि बूर्बो वंश का जो लुई 18वां है उसे फ्रांस का शासक फिर से नियुक्त कर दिया जाए या सिंहासन पर उस बूर्बो वंश के शासक को, लुई 18वें को फिर से फ्रांस का राजा बना दिया जाए। तो फ्रांस के बारे में ये महत्वपूर्ण निर्णय थे। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि नेपोलियन के द्वारा जो विजित राष्ट्र थे या विजित क्षेत्र थे या विजित प्रदेश थे, उन प्रदेशों को वियना कांग्रेस के माध्यम से फ्रांस से छीन लिया गया। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण देश है, हम लाभ की दृष्टि से भी कह सकते हैं, वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया को इटली के अंदर लोम्बार्डी, वेनेशिया तथा इलीरिया के जो प्रदेश हैं वो प्राप्त हुए। और इसके अलावा बवेरिया से टाइरोल तथा पोलैंड से पूर्वी गलेशिया का प्रदेश भी इसे प्राप्त हुआ। इन क्षेत्रों की प्राप्ति से जो मध्य यूरोप था, केंद्रीय यूरोप था, उसमें ऑस्ट्रिया की शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। फिर तीसरा जो महत्वपूर्ण देश था वो था प्रशा। प्रशा को
सैक्सनी का 40% जो हिस्सा है, क्षेत्र है, वो प्रदान किया गया और इसके साथ ही उसे वर्ग की डची तथा वेस्टफेलिया की डची का भी कुछ भाग प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त भी प्रशा को पोलैंड से पोसेन, डेंजिंग तथा थार्न के प्रदेश प्राप्त हुए। उसे स्वीडन से पश्चिमी पामेरेनिया का प्रदेश भी प्राप्त हुआ। इन भूभागों की प्राप्ति से प्रशा यूरोप के प्रथम श्रेणी के राज्यों में आ गया। वह उत्तरी जर्मनी का एक प्रमुख राज्य बन गया। फिर जर्मनी की अगर बात करें तो वियना कांग्रेस 39 राज्यों का एक शिथिल जर्मन संघ बनाया गया। इस नवीन संघ की एक केंद्रीय राष्ट्र सभा की भी स्थापना की गई और इसका जो स्थायी अध्यक्ष है वो ऑस्ट्रिया को बना दिया गया और प्रत्येक राज्य को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई, किंतु राज्यों को आपस में युद्ध करने तथा बाहरी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करने का निषेध कर दिया गया। एक अन्य देश इटली के साथ वियना सम्मेलन में कोई बहुत बेहतर व्यवहार नहीं किया गया। इटली को विभिन्न क्षेत्रों में बांट दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेशिया जो देश थे वो इटली से ऑस्ट्रिया को प्रदान कर दिए गए। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इटली के साथ इस सम्मेलन के माध्यम से व्यवहार किया जा रहा था। फिर जब हम टस्कनी और मोडेना, ये भी ऑस्ट्रिया के जो हैप्सबर्गीय शासक थे, इन्हें प्रदान कर दिए गए। उसके अलावा जो परमा, वो ऑस्ट्रिया के सम्राट की पुत्री को प्रदान किया गया। नेपल्स और सिसिली बूर्बो वंश के शासक फर्डिनेंड सप्तम को दे दिए गए। रोम में पोप का राज्य स्थापित कर दिया गया, क्योंकि नेपोलियन ने चर्च के साथ दुर्व्यवहार किया था, तो वहाँ उसे एक स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्रदान की गई। उसी तरीके से जो सार्डिनिया में पीडमोंट और जिनेवा तथा सेवाय को मिलाकर फ्रांस की सीमा पर एक नया सुदृढ़ राज्य स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इटली छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया और मेटरनिक की इच्छा के अनुसार वह एक भौगोलिक क्षेत्र ही बनकर रह गया। अब उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व बहुत ज़्यादा नहीं बचा था। अब बात करते हैं हॉलैंड की। हॉलैंड को शक्तिशाली बनाने के विचार से जो बेल्जियम का क्षेत्र था वो हॉलैंड के साथ मिला दिया गया और वहाँ पर ऑरेंज वंश की पुनर्स्थापना कर दी गई। स्वीडन से फिनलैंड का प्रदेश लेकर रूस को दे दिया गया तथा पश्चिमी पामेरेनिया का जो प्रदेश था वो प्रशा को दे दिया गया। साथ ही डेनमार्क से नॉर्वे लेकर स्वीडन को दे दिया गया। स्विट्जरलैंड की जहाँ तक बात है, वहाँ पर 3 अतिरिक्त कैंटन जोड़कर 22 कैंटनों का उसे एक संघ की मान्यता दी गई और सभी राज्यों ने उसे तटस्थ तथा स्वतंत्र राज्य के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। पोलैंड को 3 भाग में विभक्त करके उसे रूस, प्रशा तथा ऑस्ट्रिया के मध्य बांट दिया गया। रूस को वर्साय का पूरा राज्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा उसे फिनलैंड तथा बेसराविया के प्रदेश भी
प्रदान किए गए। स्पेन में बूरबन वंश की पुनर्स्थापना की गई। इंग्लैंड ने स्पेन से त्रिनिडाड प्राप्त किया और पुर्तगाल को कोई प्रदेश प्राप्त नहीं हुआ। पुर्तगाल के जो स्वरूप है वो ज्यों का त्यों बना रहा। जहाँ तक बात इंग्लैंड की है, इस सम्मेलन में जो कैसलरे था वो सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला प्रतिनिधि था। वो अपने देश के लिए या दूसरे शब्दों में ये कहें कि इस सम्मेलन के माध्यम से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करने वाला अगर देश कोई था तो वो इंग्लैंड था। उसे फ्रांस से माल्टा, सांता लूसिया, टोबैगो तथा मॉरिशस के जो क्षेत्र हैं वो प्राप्त हुए। स्पेन से ब्रिटेन को त्रिनिडाड प्राप्त हुआ। हॉलैंड से उसे श्रीलंका तथा केप ऑफ गुड होप प्राप्त हुए। इंग्लैंड को हेलिगोलैंड तथा आयोनियन द्वीप समूह का संरक्षण भी प्रदान किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रादेशिक व्यवस्था के तहत जो यूरोप का नक्शा है वो पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया गया। जहाँ तक वियना में प्रादेशिक व्यवस्था के अलावा कुछ निर्णयों की बात की जाती है तो उसमें वियना कांग्रेस के माध्यम से दास प्रथा के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करते हुए दास प्रथा को इस सम्मेलन के माध्यम से अनैतिक तथा अमानवीय घोषित किया गया। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसके अंतर्गत कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में भी अनेक निर्णय लिए। इसके तहत युद्ध और शांति काल में व्यापार, बड़ी नदियों में वाणिज्य, नौकाचालन के नियम तथा राज्यों में पारस्परिक संबंधों के नियमों का समावेश किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण जो काम है वो वियना कांग्रेस में संपन्न किए गए। अब जहाँ तक वियना कांग्रेस के दोषों की बात है और वियना कांग्रेस की विशेषताओं की बात है तो इस विषय में हम चर्चा आगामी व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।